Mr. Devendra Fadnavis ji. Sir, thank you so much for giving us time. We know that you have been hitting the ground, you are addressing rallies. आप मुझे लगता है 100 के ऊपर आपकी रैलीज हमें तो अभी दिख रही है. मुझे लगता है जब तक 5वां पड़ाव आएगा तब तक शायद 150-200 के आसपास भी पहुंच जाए, क्योंकि हर कोई उम्मीदवार जो है वो चाहता है, प्रत्याशी जो है वो चाहता है कि आपकी वहाँ पर सभा हो, क्योंकि एक जीत की उसे एक आस लगी रहती है. जहाँ हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी एक एपी सेंटर है. तो मेरा सवाल ये है कि केवल भाजपा के लोग ही नहीं जो इच्छुक हैं वो भी नहीं, बल्कि अन्य पक्ष पार्टियों के भी नेता यहाँ पर आते हैं. तो हर पॉलिटिकल समस्या का जो एक आंसर है, जो उत्तर है, वो देवेंद्र फडणवीस बनते नजर आ रहे हैं. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. देखिए, हमारा जो कोएलिशन है इसमें एक सीनियर पार्टनर के रूप में हम लोग हैं. 115 सीटें हमारी है और भारतीय जनता पार्टी एक महाराष्ट्र में बहुत डीप रूटेड इस प्रकार की पार्टी है. हर जगह हमारा संगठन है वो मजबूत है और एक महाराष्ट्र की राजनीति में मेरा अपना एक कनेक्ट रहा है. तो इन सारी चीज़ों के चलते अलायंस पार्टनर्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है या कहीं ट्रबल शूटिंग करनी होती है तो उसको करने की कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से सभी पार्टियों में संबंध है, सभी नेताओं से संबंध है, तो उसका उपयोग करने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि मैंने कहा कि 100 से ऊपर अभी हम देख रहे हैं आपकी रैलीज हो रही है, तो हर एक उम्मीदवार चाहता है, शायद कई बार गुहार भी लगाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए और हमारे लिए आप लोगों से वोट मांगिए. ऐसा है कि सबसे ज़्यादा तो लोगों की मांग होती है कि प्रधानमंत्री जी की रैली हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी की इतनी रैलियाँ तो मिलती नहीं है. फिर लोग होम मिनिस्टर साहब की रैली मांगते हैं, योगी जी की रैली मांगते हैं. तो चुनाव जब होता है तो एक प्रकार से जो रैलियाँ है ये एक माहौल को खड़ा करती है, वो माहौल उठता है, उसके कारण एक चुनाव का माहौल तैयार होता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है. तो चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लीड कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे लोग बुलाते हैं रैलियों में, और मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ. महाराष्ट्र की राजनीति में एक अपना मेरा वजूद है, तो इसलिए हमारे अलायंस पार्टनर्स भी कहते हैं तो मैं उनकी जगह भी जाता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उनके भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुनकर लाना है हमारी जिम्मेदारी हम मानते हैं. यानी जैसे उनकी जिम्मेदारी है उतनी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो चुनकर आएंगे तो मोदी जी के साथ ही खड़े होंगे. तो इसलिए जहाँ बुलाया जाता है मैं वहाँ जाता हूँ. और अगर हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद 24/7 काम करते हैं तो हम कम से कम 15-17 घंटे तो काम कर ही सकते हैं. अभी हम तीसरे पड़ाव की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले अगर हमने देखा तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछले 2 जो फेजेस है उसमें कम नज़र आया है. कितना सीरियसली आप इसको लेते हैं और क्या कुछ इसके रीजंस रहे हैं, इसका ऐसा आपका मानना है? चुनाव आयोग ने आंकड़े रिलीज किए हैं. 2019 में महाराष्ट्र में एवरेज वोटिंग ये 61% हुआ था, 5 फेज का मिलाकर. अभी पहले 2 फेज में महाराष्ट्र में 63%, यानी एवरेज के 2% ज़्यादा वोटिंग हुआ है. लेकिन ये भी सही है कि मुंबई में कम वोटिंग होता है तो एवरेज थोड़ा नीचे आता है. तो इसलिए ये कोई सेटिस्फाइड या सेटिस्फाई होने लायक वोटिंग नहीं है. तो हम लोगों को भी ये चिंता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महोत्सव है. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में बात करने का नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार तो सबको ही है, लेकिन नैतिक अधिकार केवल उसको जो वोट देता है. जो वोट नहीं देता उसको नैतिक अधिकार नहीं है. जो लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश कैसा होना चाहिए और देश कैसा बदलना चाहिए और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और वोट देने नहीं जाते, ऐसे लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक प्रकार से आई पिटी देम, इस प्रकार के लोग, और ये लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते. अब मोदी जी जो जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, या आप भी जो हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताओ, लेकिन उनके अगेंस्ट में एक भी चेहरा हमको नज़र नहीं आता. आप हमेशा कहते हैं कि राहुल गांधी भाजपा के लिए एक वरदान है, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी भी उठ खड़े नहीं हो रहे हैं, या फिर उनके लोग जो हैं वो भी एक कॉन्फिडेंस से उनके लिए वोट नहीं मांग सकते हैं. तो ऐसी देखिए, देश में पहली बार
अपोजिशन को जब पूछा गया कि आपका उम्मीदवार कौन है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, पहले तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवार ही नहीं है। अब तो उसके आगे बढ़कर उनके कई नेताओं ने बयान दिया, हम 4-5 लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकते। मतलब हर वर्ष एक प्रधानमंत्री। क्या देश ऐसा चलेगा? ये देश है, ये कोई बिजनेस है कि इस साल प्रेसिडेंट तू, अगले साल प्रेसिडेंट मैं? इस प्रकार से देश चलेगा? तो मुझे लगता है कि अपोजिशन न नेता है, न नीति है, न नीयत है। और मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन के नेता भी देश हित में सोचने वाले होने चाहिए, वो भी परिपक्व होने चाहिए। यहाँ तो इमैच्योरिटी दिखती है। लेकिन इसमें एक डीप थॉट है, अगर 5 साल हर साल अगर मुखिया बदल दिया जाए, तो जब एक कोई मुखिया आता है, आप भी 5 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक थॉट प्रोसेस होती है, कुछ चीज़ें जो प्रोसेस में होती है उसे कल्टिवेट होने के लिए एक समय लगता है। अगर उसके दौरान दूसरा कोई चेहरा आ गया तो ये तो खिचड़ी से भी बुरी हालत हो जाएगी। जी बिल्कुल। मतलब एक प्रकार से आप देखिए, एक ज़माने में 1 साल का मेयर होता था, तो उस मेयर का आधे 6 महीने उसके मेयर बना इसलिए सत्कार लेने में, स्वागत लेने में जाते थे, और अंत के 6 महीने लोग कहते थे ये तो जाने ही वाला है, इसका क्या सुनना है। तो 1 साल ऐसे निकल जाता था कि वो क्या करे। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री अगर अस्थिर है तो समझ लेना देश अस्थिर है। स्थिर प्रधानमंत्री के सिवाय कोई देश स्थिर नहीं हो सकता, स्थिर सरकार के सिवा कोई देश स्थिर नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से अस्थिरता फैलाने का प्लान विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी सिर्फ प्राइम मिनिस्टरियल पोजीशन के लिए नहीं, बल्कि अब तो हम ये भी सुन रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से भी वो और उनकी बहन चुनाव नहीं लड़ेंगी, और ये कहा जा रहा है, ये कारण दिया जा रहा है कि उनको कैंपेन करना है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पलायनवाद है, हार जीत होती है, लेकिन हार जीत के बाद भागना गलत है। देश में अटल जी जैसे कद्दावर नेता भी हारे, इंदिरा जी जैसी नेता भी हारी, लेकिन हार के डर से पलायन करना, ये अपने सैनिकों को हतोत्साहित करना, निरुत्साहित करना, इस प्रकार से है। आज मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के कद्दावर नेता लड़ने से कतराएंगे तो उस पार्टी के कार्यकर्ता किसकी ओर देखकर वोट मांगेंगे। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ही ये है कि पलायनवाद हो रहा है। पलायनवाद सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके हो रहा है या विचारों को लेके भी हो रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जब इंडिया अलायंस बनी, जब उनके कई सारे उस पर उनके साथ कई लोग जुड़े थे, तब ये कहा गया कि डेमोक्रेसी को धोखा है, लोकशाही को धोखा है, अगर मोदी फिर एक बार आते हैं तो लोकशाही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कैसे ख़त्म होगी, इसके कोई ख़ास ठोस एग्जाम्पल वो दे नहीं पाए। वहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर करते करते अब वो पहुँच गए हैं कि संविधान खतरे में है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पुख्ता शायद उनके पास जवाब नहीं है और काफ़ी हवाबाजी हो रही है, या फिर दे आर नॉट कमिंग अप विद अ कॉन्क्रीट आइडियाज़ फॉर द डेवलपमेंट एंड दे आर जस्ट पासिंग द बक? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई मुद्दा ही उनके पास बचा नहीं है। अभी जो संविधान बदलने वाली बात है, ये मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ये कह दिया है कि इस देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता, देश के संसद को भी उसका अधिकार नहीं है। इस चीज़ को जानकर भी रोज ये कहना कि 400 पार जाएंगे तो संविधान बदलेंगे। अरे भाई, पूरी मेजॉरिटी तो 2014 में भी थी, 2019 में भी थी। संविधान को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी तो कहते हैं जब तक मैं हूँ और बीजेपी है, हम संविधान को किसी को छूने नहीं देंगे। मोदी जी कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान था, इसलिए
मुझ जैसा चाय वाले का बेटा और चाय बेचने वाला बच्चा आज देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस को अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अर्बन माओवादियों ने घेरा है और कांग्रेस के माध्यम से अपना एजेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र अर्बन माओवादियों का घोषणा पत्र है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट घोषणा पत्र है। और जब तक इन लोगों से राहुल गांधी और कांग्रेस घिरी रहेगी, दुनिया ने जिनको नकार दिया, दुनिया में जो फेल हो गए, ऐसे विचारों को लेकर आप अगर विकसित होने वाले भारत के सामने आओगे, एस्पायरिंग इंडिया के सामने आओगे, तो आपको रिजेक्ट ही किया जाएगा। उसी प्रकार से वो रिजेक्ट हो रहे हैं। एक और कहना कि संविधान खतरे में है और दूसरी ओर कहना कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन दोनों मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही मुद्दा पकड़ा है, क्योंकि आप संविधान की बात करते हो तो संविधान सभा में जिस समय रिजर्वेशन के बारे में चर्चा आई तो सारे बड़े बड़े लोग संविधान सभा में थे और काफ़ी गहन चर्चा के बाद सर्वमत से निर्णय हुआ। एक भी डिसेंट नहीं था और सब ने मिलकर यह कहा कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। लेकिन संविधान की गुहार लगाने वाली कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है, देने की बात कर रही है। उन्होंने कर्नाटक में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप नहीं दे सकते हो। अब उन्हीं लोगों को ओबीसी बनाकर, रिजर्वेशन देकर ओबीसी का हक मारने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संविधान का भी अपमान किया है और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अपमान वो कर रहे हैं। थोड़े राज्य की तरफ आना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि आप यू आर हिटिंग द ग्राउंड, यू आर रीचिंग टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट, यू आर मीटिंग पीपल। क्या आपको पल्स समझ में आ रही है? आप जो ये कहा जाता है कि सिंपैथी वेव है, इस वेव को आप महसूस कर रहे हैं या फिर इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सी द पल्स ऑफ महाराष्ट्र इज नरेंद्र मोदी। द वेव इन महाराष्ट्र is about Narendra Modi, and this election will re-elect नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम महाराष्ट्र। बिल्कुल लोगों के मन में कोई शंका नहीं है, संशय नहीं है। लोग तय कर चुके हैं महाराष्ट्र में कि मोदी जी को ही वापस लाना है। तो ये जो सिंपैथी वेव की वगैरह बात चल रही, ये सिंपैथी किस बात की मिलेगी? आखिर ये पार्टियां टूटी अपनी महत्वाकांक्षा से, अपने अहंकार से। वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, हमको जिम्मेदार मतलब क्या वो दूध पीते बच्चे हैं? अरे भाई, उद्धव जी को, आदित्य को आगे लाना था, इसलिए अपने पार्टी के लोगों के पर काटना उन्होंने शुरू किए। खुद को मुख्यमंत्री बनना था, इसी लालसा में उन्होंने विचारों से नाता तोड़ दिया। बड़ा साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा उस दिन मैं शिवसेना नाम की मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उसी कांग्रेस के साथ आप चले गए। जिन शरद पवार जी ने बड़ा साहब के जिंदा रहते शिवसेना को तोड़ा, उनके साथ आप चले गए। तो जब उनकी पार्टी के कद्दावर नेताओं के ध्यान में आया कि राजनीति ये केवल अपने बेटे के लिए चल रही है, अपने परिवार के लिए चल रही है, उनके पर काटने इन्होंने शुरू कर दिए। तो उनके सामने प्रश्न ये था कि एक और विचारों को छोड़ दिया है, हिंदुत्व को छोड़ दिया है तो जमीन खिसक रही है, दूसरी ओर ये पर काट रहे। ऐसे समय उनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था। उन्होंने जो मैंडेट इन्होंने छीना था उसको वापस किया। शिंदे जी हमारे साथ आए और हमारे साथ आने की बातचीत शरद पवार जी ने की। हमेशा अजित पवार जी को आगे किया और मुंह के बल गिराया, उनको विलन ठहराया, क्योंकि पवार जी अपनी पार्टी को सुप्रिया जी को देना चाहते थे। तो अजीत जी के भी ये ध्यान में आया कि विलन तो मुझे बनाया जा रहा है और पार्टी तो मेरे हाथ में नहीं आने वाली है और मेरे लोगों के पर काटे जा रहे हैं। अब मुझे अपना अस्तित्व जिंदा रखना है तो मुझे तो अब अपना विचार खुद करना पड़ेगा। तो अपना विचार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के साथ जाऊंगा, तो वो हमारे साथ आए। इसलिए महाराष्ट्र में ये सारी पार्टियां
अहंकार के कारण और अति महत्वाकांक्षा के कारण इस प्रकार से टूटी है। पिछले 5 सालों में हमने यही सुना था कि आपने जो पार्टियां हैं उनको तोड़ा है, इन दोनों पार्टियों को। इन 5 सालों में कभी भी उद्धव ठाकरे ने सामने आकर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे या उनको ग्रूम करना चाहते थे। यही समय इस बात को किसी अखबार को इंटरव्यू देते समय कहना, क्या इसके पीछे का मोटिव आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि पराजय के भय ने उनको इस स्थिति में लाया कि उनको आजकल हेल्यूसिनेशंस होते हैं। इस प्रकार से उनको एक काल्पनिक इस प्रकार की चीज़ें ध्यान में आती है, क्योंकि पहले तो कहते थे अमित भाई ने उनको प्रॉमिस किया था, अब कहते थे मैंने कहा था। देखिए क्या होता है ना कि सच बोलने के लिए विचार नहीं करना पड़ता, झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, और एक झूठ बोला तो दूसरा झूठ उसका पर्दाफाश कर ही देता है। ऐसे उनके खुद के जबान से उनका पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने तो आपको दिल्ली तक भेज दिया, आपका कौन सा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री रहेगा, फाइनेंस रहेगा, वो भी डिक्लेयर कर लिया। मैंने यही कहा ना कि हार की बौखलाहट उनको हेल्यूसिनेशंस दे रही है। जब आप उनके साथ थे इतने साल, तो कभी आपको ऐसा प्रतीत हुआ या फिर कभी उद्धव ठाकरे जी ने ऐसे आपसे बात की है या कभी ऐसा कहा है कि वो आदित्य ठाकरे को बनाना चाहते हैं या आदित्य को रेस में देखिए लाना मैं चाहते एक हैं? बात पक्की कहता हूँ कि मेरी कुछ बातें उनसे, और ये बात हुई मेरी उनसे, मैंने उनको कहा कि देखिए उद्धव जी, आप अल्टीमेटली आदित्य को ही पार्टी सौंप रहे हैं, आपकी पार्टी तो उसके हाथ में जाने वाली है, तो कम से कम उसको आप चुनाव लड़ाइए। क्योंकि जब तक आदमी लोगों से चुनकर नहीं आता तब तक आपको लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं नहीं समझती, और उसको कैसे पूरा किया जा सके, उसके क्या जरिया है, उसमें क्या तकलीफें हैं, ये सारी चीज़ें चुनकर आए से वो नहीं पता चलती। तो मैंने ये सजेशन जरूर दिया था कि आदित्य को आप चुनाव लड़वाइए। यानी पहला ठाकरे जो है उसको चुनावी मैदान में लाने का आपने कहा था, उसके बाद वो वर्ली से उन्होंने चुनाव लड़े थे। लेकिन कभी ग्रूमिंग की बात या कभी उनके बातों में ऐसा नजर आया कि मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं इतना अपरिपक्व हूँ कि आदित्य का एक्सपीरियंस, उनकी उम्र, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे, ये सारी चीज़ें पता होते हुए भी मैं सामने वाले को ये कहूँगा कि मैं उनको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इतनी अपरिपक्वता तो मुझ में नहीं है। जहाँ तक कि शिवसेना की बात है, शिवसेना अब रियल शिवसेना आपके साथ है, ऐसे में हम देख रहे हैं जो लड़त हो रही है वो ज़्यादा तौर पे यूबीटी और शिवसेना में अधिक तौर पे हो रही है। केंद्र में भाजपा है, राज्य में है, 115 सीटें आपकी हैं विधानसभा की, तो ऐसे में फुल फ्लेज कुछ ऐसी जो फाइट्स हैं वहाँ पर भाजपा क्यों नहीं लड़ रही है? देखिए ऐसा है कि हम अलायंस पार्टनर्स हैं। क्या शिंदे जी का प्रेशर है? नहीं, प्रेशर की बात नहीं है। देखिए कोई भी अलायंस ये गिव एंड टेक में होता है, ये रिस्पेक्ट से होता है। हम दबाव में लाकर उनसे सीटें छीन ले, ऐसा अलायंस नहीं होता, और ऐसा करने वाली बीजेपी है ही नहीं। हम तो देने वाले लोग हैं। पिछले बार हमने पालघर दे दी उनको, हमारी सीट। इस बार पालघर किसको जाएगी? इस बार हमें मिलेगी। उन्होंने हमको वापस कर दी, शिंदे जी ने खुद हमको वापस कर दी, और बाकी सीटों का बंटवारा हमारा हो चुका है। थाने उनके पास है, साउथ मुंबई उनके पास है, नासिक उनके पास है, और पालघर हमारे पास है। तो इसलिए कोई दबाव है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हाँ, एक हेल्दी डिस्कशन हम लोगों में हुआ उनके साथ, अजीत दादा के साथ, और फिर सारी पॉलिटिकल रियलिटी, कुछ पॉलिटिकल मजबूरियाँ, इन सब का सम टोटल करते हुए हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया है। कल तक सबको लग रहा था कि नासिक से भुजबल ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो सीट जो है वो शिवसेना को चली गई। भुजबल जी चुनाव लड़े, इस प्रकार का विचार सामने जरूर था, और एनसीपी को सीट मिलती तो भुजबल जी ही चुनाव लड़ते। लेकिन शिंदे जी ने एक बात हम लोगों के सामने ये रखी कि देखिए मेरी सिटिंग सीट अगर मैं दूंगा तो एक प्रकार से मेरी पार्टी में वो ठीक से नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग मेरे साथ आए हुए हैं,
तो ये मेरी सिटिंग सीट है और पहले से मेरे पास या शिवसेना के पास ये सीट है, तो इसलिए इस सीट को आप न ले, इसलिए वो सीट अब शिवसेना के पास जा रही है। अगर वो एनसीपी को जाती तो जरूर भुजबल साहब लड़ते। आप पर हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि वंचित जो है वो बीजेपी की बी टीम है। वंचित कुछ महीनों तक विपक्ष में थी, उनके साथ मीटिंग्स हुई और बाद में वो चले गए। अभी तो वो इंडिपेंडेंट भी कई जगहों पे लड़ रहे हैं। तो ये जब कहा जाता है तो आप किस तरीके से लेते हैं? मैं हंसता हूँ। देखिए, अपोजिशन तो ये भी कह सकता है कि कांग्रेस हमारी बी टीम है, कहने को क्या होता है, लेकिन वो इस बात में असफल रहे कि वंचित ने की हुई डिमांड्स को जिस प्रकार से एड्रेस करना चाहिए था शायद उन्होंने नहीं किया, इसलिए वंचित बाहर हो गया। देखिए, तीनों पार्टियां इतनी स्वार्थी है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। उनकी ये इच्छा थी, जो बाहर से दिखता है, अंदर क्या है हमको तो पता नहीं है, उनकी ये इच्छा थी कि भाई वंचित उनको सपोर्ट तो करे लेकिन सीटें नहीं ले। शायद वंचित को मंजूर नहीं था, वो बाहर निकले, हमारा क्या कसूर है। साउथ मुंबई की जब बात चलती है तब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों तक ऐसा चल रहा था कि बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो सीट भी जो है वो कल डिक्लेयर हुई कि वो शिवसेना के पास जा रही है। साथ ही नॉर्थ वेस्ट की सीट भी शिवसेना के पास गई और ठाणे, जहाँ पर बीजेपी का भी एक गढ़ माना जाता है ठाणे, ऐसे में ठाणे क्यों छोड़ दी? देखिए, तीनों सीटें हमको चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कार्यकर्ता का प्रेशर भी था, लेकिन सालों से ये तीनों सीटें शिवसेना के पास रही है, सालों से। देखिए, थाने ओरिजिनल हमारी सीट है, रामभाऊ कापसे, रामभाऊ माड़गी की सीट है, लेकिन पिछले 6, 7, 8 चुनाव से उनके पास है। ऐसे ही उत्तर मुंबई सीट जब से बनी, उत्तर पश्चिम मुंबई जब से बनी उनके पास है। दक्षिण मुंबई ये जयवंती बेन के बाद उनके पास गई तो अब उन्हीं के पास है। तो ये सारी चीज़ों के चलते एक रैशनल विचार हुआ कि भाई उनकी सीटें हम उनको लड़ने को दें, और हमने उसको दे दी। लेकिन शुरुआत में आप ही पर ये आरोप किया जाता था कि भाजपा जो है अपनी सीटें नहीं दे रहा है, इसलिए शिंदे जो है अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और अभी हम जो देख रहे हैं, टर्नआउट जो आया है, उसमें शिंदे जो है वो 16 सीटों पे ऑलमोस्ट लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब एक हाथ दूसरी कम ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम सीटें हमने जो बनती है वो सारी सीटें दी है उनको। ये जो चुनावी शुरुआत हो चुकी है, हमने देखा कि 2 चरणों में खास वोटिंग नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको कि जो एक अपील की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, उसको लगता है देख के कि इस बार तीसरे चरण में, चौथे चरण में और पांचवें चरण में उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, लोग बड़ी तादाद में आएंगे? और ख़ास करके पहले जो 2 चरण हुए हैं वो मराठवाड़ा और विदर्भ में हुए हैं, जहाँ पर एक हीट वेव भी हमने देखी। तो आपको लगता है कि यहाँ पर तापमान कुछ हिसाब से कम अधिक है, तो शायद यहाँ पर टर्नआउट इस बार थोड़ा अलग हो सकता है? एक्चुअली अभी मैं सारे इलाकों का दौरा करके आया हूँ और हीट वेव तो सब जगह है, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ, 5 साल में एक बार देश के लिए वोट देने का मौका मिलता है। आधा घंटा धूप में खड़े रहने से हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा फ़ायदा होगा। अच्छी सरकार चुनते हैं तो अच्छे निर्णय भी होते हैं, और जैसा मैंने बार बार कहा है, लोकतंत्र में जो वोट देता है उसी को नैतिक अधिकार है कि वो मांग कर सके या किसी को कोस सके। कानूनन अधिकार तो हर एक को है, लेकिन नैतिक अधिकार केवल वोट देने वाले को है। पिछले कुछ दिनों में जो रैलीज हो रही हैं, हमको लगता है कि जब भटकती आत्मा, ये जब एक टॉपिक छेड़ा गया है राज्य में, पूरा एक चेंज हो गया है, एक वेव ही अलग हो गई है। ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है आप लोगों से मिल रहे हैं तब? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किसी का नाम लिए बिना कुछ प्रवृत्तियों पर एक प्रकार से प्रहार किया है। हम ना खेले खेल बिगाड़े, इस प्रकार की जो मंशा है उस पर प्रहार किया है। और उस प्रहार का अर्थ यह है कि
कभी आप रूलिंग में रहते हो, कभी आपको अपोजिशन में रहना पड़ता है, लोकतंत्र है। पर जब आप अपोजिशन में हो तो आप सारे मूल्यों को भुला दे। जब आप अपोजिशन में हो तो देश हित, जनहित को भुलाकर केवल फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन आप फैसले करें, आप षड्यंत्र करें, ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन जिनके बारे में कहा गया उन्होंने कहा है कि हाँ मैं भटकती आत्मा हूँ, लेकिन मैं लोगों की आवाज़ बन के भटक रहा हूँ। मोदी जी ने तो कहा था मैं टोपी फेंक रहा हूँ, जिसको लगता है वो पहन ले। उन्होंने तो नाम नहीं लिया था। अब किसी को ये लग गया कि मेरे लिए बोला गया है या मैं ऐसा करता हूँ, तो उन्होंने उसको टोपी पहन ली। वो तो मुझे ये तो आपको लगता लग रहा है है जो गुगली डाली गई हाँ, थी, बिल्कुल, और बॉल सही जगह लगी है। एक पिछली बार भी ऐसी गुगली, पॉलिटिकल गुगली हुई थी, उसके काफ़ी अलग रिपरकशंस दिखाई दे रहे थे। आपको लगता है कि इस बार ये गुगली है वो कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, इससे कोई वोटों पर फर्क पड़ता है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन एक प्रकार से व्यक्ति एक्सपोज होता है, वो हुआ है। कितने कॉन्फिडेंट है कि इस बार बारामती भाजपा जीतेगी, या कि महायुति जीतेगी? मुझे ये लगता है कि अजीत पवार जी ने बारामती में पिछले 30-40 सालों में जमीन पर काम किया है। देखिए, पवार साहब तो नेता रहे, लेकिन सैनिक के रूप में वह काम तो अजीत दादा ने किया है। सुप्रिया ताई के 3 चुनाव अजीत दादा ने लड़े हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुनेत्रा ताई की जीत होगी। जब आज उनसे पूछा गया शरद पवार पर एक सवाल, तो अजित पवार ने कहा कि वो किसी ज़माने में मेरे दैवत हुआ करते थे, तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इसका ही एक जवाब संजय राउत की तरफ से आया और उन्होंने कहा कि वो दैवत कभी भी बदल सकते हैं। तो देखिए, फिर एक बार पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या एक मैं आपको संदेह। इसमें 2 जवाब दूंगा। पर पहला जवाब ये है कि किसी के बारे में आपके मन में श्रद्धा हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। परिस्थितियाँ बदलती है। कई बार जिस पर आपकी श्रद्धा होती है वो आप पर अन्याय भी करते हैं, आपको तकलीफ भी देते हैं, फिर भी वो श्रद्धा कम नहीं होती, या कहीं ना कहीं आदमी टिप्पणी करने से बचता है। तो अजीत दादा ने वही काम किया है। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। आपने दूसरे जिस व्यक्ति का नाम लिया है, मैं कभी उनको जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जिस स्तर की बात करते हैं उस स्तर पर मैं कभी उतरता नहीं हूँ। उनकी बात का जवाब आपको चाहिए तो मेरे पार्टी के प्रवक्ता को आप पूछ लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप पर इस बार टारगेट किया गया है, उद्धव ठाकरे की तरफ से हो या शरद पवार की तरफ से हो, जबकि हाल फिलहाल में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें लोगों के सामने रखी तो उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की आपकी कि आप ही केवल पिछले कुछ दशकों की अगर बात की जाए तो 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले आप ही एकमेव ऐसे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को मिले हैं। देखिए, मेरे ऊपर तो हमला बोलेंगे ही ना, क्योंकि उनके मंशाओं को, उनके इरादों को, उनके प्लानिंग को एक प्रकार से चैलेंज करके उसको ध्वस्त करने का काम लगातार मैं करता आया हूँ। तो मैं नासूर की तरह उनको चुपता हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो कितने भी गिर कर बात करे, कितने भी षड्यंत्र करे, जनता मेरे साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, बिकॉज यू हैव बीन ट्रैवलिंग across the state, and you will be traveling not only in Maharashtra but in other states as well. So best of luck for that, and all the best for your plans. Do you last question while leaving, do you feel that you this time BJP will cross 45 plus? I won't say the figure, but I'm very much confident that we will surpass our last performance. In last election, we got 41 seats in Maharashtra. This time it will be more than 41 seats. So thank you so much, and all the best. It's a pleasure.